हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओबीजी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, मतलब मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में हम आज अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फर्टिलिटी क्या होता है। द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ वुमेन टू कंसीव और गेट प्रेग्नेंट इज नोन एज फर्टिलिटी। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी का मतलब होता है नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, जिसमें वो कंसीव कर सकती है या प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है इनफर्टिलिटी क्या होता है। द कंडीशन इन विच इवन आफ्टर 1 ईयर और मोर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इफ अ वुमेन डज नॉट कंसीव और गेट प्रेग्नेंट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लगभग 1 साल या 1 साल से अधिक तक जो वुमेन है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती, मतलब कि कोई भी बैरियर का यूज़ नहीं करती, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती है, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती किसी भी बीमारी की वजह से, कि किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। फर्टिलिटी एक नॉर्मल कंडीशन है जो एक फीमेल की कैपेबिलिटी होती है प्रेग्नेंट होने की, कंसीव करने की, ठीक है। इनफर्टिलिटी है कि वो कंसीव नहीं कर पाती है किसी भी बीमारी की वजह से, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब आ जाता है फिकंडिटी क्या होता है। इट मीन्स फ्रूटफुलनेस एंड फर्टिलिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेल्दी ग्रोथ और ऑफ स्प्रिंग। देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलिटी का ही सिमिलर वर्ड होता है फिकंडिटी। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे सामने सपोज दैट फिकंडिटी पूछ लिया क्या होता है, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये फर्टिलिटी के ही तरीके होता है। इसमें भी होता है कि एक अच्छे से जो वुमेन होती है एक हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सके, अपनी आने वाले जो आगे की जनरेशन है उसको बढ़ा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिकंडिटी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी एंड फिकंडिटी। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। फ्रेंड्स, जो फर्टिलिटी होती है वो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो आपको पता चली गया कि फर्टिलिटी क्या होती है। जो हमको पढ़ना है वो हमको डिटेल में पढ़ना है इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ वुमेन डज नॉट कंसीव और गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो वुमेन है वो 1 साल तक कंटिन्यूसली अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फर्टिलिटी, ठीक है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन अ वुमेन हु हैड बिकम प्रेग्नेंट वंस इज नाउ इनकेपेबल ऑफ कंसीविंग और गेटिंग प्रेग्नेंट। इसमें क्या होता है कि जब वुमेन है वो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब उसके बच्चा हो चाहे ना हो, लेकिन उसने एक बार कंसीव कर लिया है, अब दोबारा वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी में होता है कि वो अभी एक भी बार उसने कंसीव नहीं किया, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी में कि एक बार उसने कंसीव कर लिया है, वो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, दोबारा वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो उस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। फ्रेंड, नेक्स्ट हम समझते हैं फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है हेल्दी स्पर्मेटोजोआ शुड बी रिलीज्ड। जो मेल है उससे हेल्दी स्पर्म रिलीज होने चाहिए, तभी जो वुमेन है वो फर्टाइल हो सकती है, वो कंसीव कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई स्पीड मोटालिटी। जो स्पर्म है उनकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, जब वजाइना के थ्रू वो जाएंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, तभी वो जा करके जो ओवा है उसके साथ वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकेंगे और एम्ब्रायो का, मतलब कि आगे डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्पर्म है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओवुलेशन। अब ये हम लोग मेल की बात कर रहे थे, फीमेल के लिए ओवुलेशन टाइमली होना चाहिए, जो उसका ओवा है वो टाइम टाइम पर रिलीज होना चाहिए, तभी जा करके वो अच्छे से कंसीव कर पाएगी। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब शुड बी क्लियर। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर किसी भी टाइप का ट्यूमर हो गया, छोटे छोटे लम्प्स हो गए, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू यूट्राइन कैविटी इन 3 to 4 days। इसमें ये बोला गया, देखिए ये जो हमारा होता है यूट्रस होता है, ठीक है,
ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये हमारा यूट्रस हो गया। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पर होता है। तो इसमें ये बोला गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जब यहाँ पर स्पर्म आते हैं, यहाँ पे फर्टाइल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो करके यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होना होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है कि 3 से 4 दिन में यहाँ पर आकर के वो इम्प्लांट हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू यूट्राइन कैविटी इन 3 to 4 days, ठीक है, मतलब 3 से 4 दिन में जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब से आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी। फ्रेंड्स, ये कुछ अदर फैक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अभी मैंने फैक्टर ही पढ़े थे, लेकिन ये कुछ अदर फैक्टर है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसा हो गया एज एट मैरिज, जो मैरिज की एज होती है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है प्रेग्नेंट होने में, वुमेन को कंसीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन। इनको आप, ये है कि जब आप फैक्टर्स लिखें तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको लिखा, ऐड किया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, कास्ट, रिलीजन एंड कल्चर बिलीफ हो गया, क्योंकि सबके अलग अलग कल्चर बिलीफ होते हैं। कोई कोई फैमिली होती है उनको जल्दी जल्दी वो मतलब कहते नहीं कि हमें जल्दी बच्चा दे दीजिए, अगर आपकी शादी हो गई तो 1-2 साल के अंदर आप उनको बेबी दे दीजिए। यही होता है कि अलग अलग तरीके, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके बिलीव्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग भी होती है ये भी इनफर्टिलिटी का कभी कभी कॉज हो जाती है, कि लोग होते हैं कि कहते हैं अभी हमें बच्चा करना ही नहीं है, तो वो कम से कम 5-6 साल तक बच्चा करते नहीं, फिर उसके आगे कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाती हैं, तो ये हो जाता है इनफर्टिलिटी का कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये कुछ अदर फैक्टर है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी कॉजेज। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज होते हैं, सब इसमें पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी कैन बी कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन इन मेन और वुमेन। देखिए, इनफर्टिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि केवल जो वुमेन है उसमें ही कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तभी बच्चा नहीं पैदा होता है, जो मेल है उसमें भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से जो वुमेन है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो ये दोनों में होते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और ड्यू टू सेवरल फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, और कभी कभी क्या होता है जो फिजिकली वो कैपेबल नहीं होती है, इमोशनल स्टेटस होता है उसका नॉर्मल नहीं होता है, वो अपसेट होती है। देखिए, कभी कभी जैसे होता है कि वो डिप्रेशन हो गया, उसको स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग करती है, ये सारे देखिए हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी को भी अफेक्ट कर देता है, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी कॉजेज इन मेल। मेल में क्या क्या कॉजेज होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला है जनरल कॉज, हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन। इसमें फ्रेंड्स नोट लगा लीजिएगा कि जब हेल्दी स्पर्म डज नॉट यहाँ पे प्रोड्यूस प्रॉपरली, ठीक है। आप ये पूरा एक सेंटेंस बना करके लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा था। जब जो हेल्दी स्पर्म है मेल के द्वारा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो वुमेन है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू द सीमेन। देखिए, जो सीमेन होता है जो मेल का, उसमें वाटरी फ्लूइड टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इस पे स्पर्म की मात्रा ही अगर नहीं होगी सीमेन में, तब भी तो वो जो वुमेन है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो जो सीमेन है उसमें स्पर्म की मात्रा इनफ अमाउंट में होनी चाहिए ताकि जो वुमेन है वो कंसीव कर सके। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इनफ स्पर्म इन द सीमेन। इसमें वही है कि जो मैंने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया वही है कि जो सीमेन है उसमें इनफ मात्रा में जो स्पर्म है उनका होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शनल एंड मोटाइल स्पर्म। अब क्या यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्पर्म है वो फंक्शनल होने चाहिए, मतलब हेल्दी स्पर्म होने चाहिए, और जो उनकी स्पीड है वो बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म है उनको यहाँ पे बहुत ही स्पीड में जाना पड़ता है ओवा के पास, ताकि वो जल्दी से जल्दी जा करके उसको फर्टिलाइज कर सके। तो उनकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो वुमेन होते हैं उनसे केमिकल रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यही कि जो स्पर्म है उसको एक्टिव होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। ये हमारे हो गए जनरल कॉज इन मेल। अब आ जाते हैं मेडिकल कॉजेज। कौन कौन सी ऐसी मेडिकल एबनॉर्मेलिटी होती है जिनकी वजह से जो मेल है वो हेल्दी स्पर्म का रिलीज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला हो गया वेरिकोसिली। ये क्या होता है, एन इनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स विद इन द स्क्रोटम। देखिए, जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर जो वेन्स होती हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसका रिलीज नहीं हो पाता है, या तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से
जो स्पर्म है उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो वुमेन कंसीव नहीं कर पाएगी। फ्रेंड्स एक एक स्टेप है, आप ध्यान से समझिएगा, तो केवल आप सुनते रहिए तो भी उससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन और काइटिस। जो टेस्टिस होते हैं उनमें उनमें इन्फ्लामेशन हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से भी एक हो सकता है कि जो मेल है वो स्पर्म का रिलीज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी प्रॉब्लम। इजैकुलेटरी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो पेनिस से जो सीमेन निकलता है वो प्रॉपरली निकल नहीं पाता है। इजैकुलेट का मतलब कि बाहर आना। जब सीमेन प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाएगा तो वो फीमेल के वजाइना में जा नहीं पाएगा, तो फिर कंसीव नहीं हो पाएगा, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट है ट्यूमर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई भी हार्मोन है, मेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो इम्बैलेंस है, वो प्रॉपरली जो स्पर्म है, सीमेन है, उसका फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट। और कभी कभी जो मेल है ऐसे मेडिकेशन लेते रहते हैं जिसकी वजह से उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो मेल है वो इनफर्टाइल का मतलब कि वो हेल्दी स्पर्म नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ है, जो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। हम लोगों ने जनरल कॉज पढ़ लिए, मेडिकल कॉज पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में हो गया रेडिएशन और एक्सरे, मतलब रेडिएशन की वजह से जो मेल में है कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ड्रग यूज़ करते हैं उसकी वजह से, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, वेट ओबेसिटी कैन रिड्यूस मेल इनफर्टिलिटी। जो मेल में मोटापा होता है, जो उनका वजन है, अगर उनका वजन ज़्यादा होता है तो कभी कभी ये भी कॉज हो सकता है मेल की इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेल के कॉजेज़ पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी कॉजेज़ इन फीमेल। फीमेल में ऐसे क्या क्या कॉजेज़ होंगे जिसकी वजह से जो फीमेल है वो खुद फर्टाइल नहीं हो पाएगी, मतलब कंसीव नहीं कर पाएगी। तो जनरल कॉज है कि अनओवुलेशन, वही पॉइंट आ गया। अनओवुलेशन का मतलब है कि जो फीमेल है उसमें टाइमली ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ओवुलेशन का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अनओवुलेशन, जो एग बनता है वही प्रॉपरली टाइमली नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स। अगर आप टाइम पर इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, ये भी कॉज हो सकता है कि जब जैसे ओवुलेशन टाइम आता है उस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तभी चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो अगर उस टाइम पर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न बन सकता है। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब एंड एबनॉर्मल यूट्रस। देखिए जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई। मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा फ्रेंड डायग्राम आप बस समझने के लिए देखिएगा, ठीक है। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब हो गई, यहाँ पे होती है ओवरी, ठीक है। ओवरी से एग आता है, फिर यहाँ पर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, यहाँ कहीं प्लांट हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन ये है। अब ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब में कि जो फेलोपियन ट्यूब है ये कहीं पर ब्लॉक हो गई है, सपोज दैट यहाँ पर ब्लॉक हो गई है, तो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा एग, और अगर स्पर्म भी यहाँ से आ रहा है तो स्पर्म नहीं आ पाएगा, दोनों मिल नहीं पाएंगे। जब दोनों मिल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो यही ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। एबनॉर्मल यूट्रस, यूट्रस का जो साइज़ है, जो नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल है, कहीं से उसमें ज़्यादा प्रॉपर स्पेस नहीं है या किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो भी ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ये क्या होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट? इट इज़ अ कंडीशन that occurs when the ovaries don't produce enough progesterone after ovulation by the corpus luteum। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो जो यूट्रस है उसका इन्वायरमेंट अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है, ताकि वो अच्छे से जो यहाँ से जाइगोट आया है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम आया है, उसको यहाँ पे इम्प्लांट कर सके, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का काम यही होता है, यूट्रस का एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगा ताकि वहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लांटेशन हो सके। तो जब ओवुलेशन हो गया, सपोज दैट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा, मतलब कि जो यहाँ की लेयर है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी। जब स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आ जाएंगे, उसकी वजह से ब्लीडिंग के थ्रू वो भी निकल सकता है, चांसेस हैं।
तो यही यहाँ पर बोला गया कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका इनफ सिक्रीशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी वुमेन। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम, जिसको ट्रैप्ड ओवम भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इन दिस कंडीशन द ओवम इज ट्रैप्ड एंड रप्चर्ड इनसाइड द फॉलिकल। फ्रेंड्स, आप मेरा ओवुलेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें ये जो सब है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो हो गए, जैसे जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, आप उसको भी देख लीजिएगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह ये आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ओवुलेशन पढ़ाया था उसमें मैंने फॉलिकल्स ये सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो ओवा होते हैं, जो सेकेंडरी oocyte होते हैं, ये फॉलिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब फॉलिकल के अंदर ये हमारा ओवा है नॉर्मल भाषा में समझिए, जो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो इसके अंदर ही रप्चर हो जाएगा, ठीक है। जब इसके अंदर रप्चर हो जाएगा तो ये इससे बाहर निकलेगा नहीं। जब इससे बाहर निकलेगा नहीं तो ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये फॉलिकल के अंदर ही रप्चर हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ये इसी के अंदर, मतलब नहीं कहते कि बिल्कुल बिखर जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इसकी वजह से वो जब एग ही नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक कॉज होता है, मेन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप हेडिंग को देखिए, इसी में आंसर जो होता है वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अदर कॉजेज। सबसे पहला है एंडियोमेट्रायोसिस। इसका मतलब होता है जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ये भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है उसका इन्फेक्शन कॉज हो गया है पेल्विक रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया पेल्विक रीजन में, ऑल ओवर कहीं पर भी हो सकता है, ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज होता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, कोई भी जो मेडिकेशन ले रही हैं उसका साइड इफेक्ट हो गया है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ NSAIDs, फिर इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो इसका लंबे समय से यूज़ कर रही हैं वो, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। तो ये सारे हमने कॉज पढ़े फीमेल के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन मेल। मेल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं? सबसे पहला हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीमेन एनालिसिस, जो सीमेन है उसका हम एनालिसिस करेंगे, हार्मोनल टेस्टिंग करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब उनसे पूछेंगे कि आपके जो मम्मी हैं पापा हैं उनको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। MRI करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, वेसोग्राफी करेंगे एंड ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। ये सारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेल में। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन इन फीमेल। इसमें भी हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उनसे लेंगे कि आपको लास्ट पीरियड कब आया था। नेक्स्ट है सेक्सुअल हिस्ट्री, उनसे पूछेंगे कि आपका जो इंटरकोर्स की टाइमिंग है वो कब है, ओवुलेशन के टाइम पर आप करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब। प्रीवियस ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेंगे कि आप लास्टली कब आपने कंसीव किया था, ठीक है, जो जैसे हम लोगों ने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में पढ़ा था कि अगर उनको एक बेबी हो चुका है दोबारा नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो इस टाइप से। ओवुलेशन टेस्टिंग करेंगे। हिस्ट्रोसेल्पेंजोग्राफी, इसका मतलब होता है, हिस्ट्रो का फ्रेंड्स मतलब होता है यूट्रस, सेल्पेंजो का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर हम हिस्ट्रो मतलब यूट्रस और जो फेलोपियन ट्यूब है उसका चेकअप करेंगे, हार्मोनल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, MRI करेंगे, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है जो वही यूट्रस है उसका विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे फीमेल में। अब आ जाता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। नॉर्मल हम मैनेजमेंट देखते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट, जो फीमेल है उनको बोलेंगे आप अच्छा खाना खाइए, मेल को भी बोलेंगे अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट रखिए, न्यूट्रिशन फुल डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी डन, डेली आप अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स होगी, एक्टिव होगी, फंक्शनल होगी। नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल। मेल को हम बोलेंगे कि आप स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल ना करें। अगर फीमेल भी अगर ऐसा करती हैं तो उनको भी ये सब चीज़ें हम अवॉइड करने को कहेंगे।
साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम शुड बी ट्रीटेड। अगर उनको कोई भी साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, उनको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उनको काउंसिल करेंगे, उनको हम प्रॉपरली टाइम बताएंगे कि उनका ओवुलेशन टाइम कब होता है, तब वो इंटरकोर्स करें तो फर्टिलिटी के मतलब कि कंसीव होने के चांसेस है। ये सब चीज़ें हम उनको बताएंगे। नेक्स्ट है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर मेल। मेल के लिए हम क्या क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट है मेडिकल काउंसलिंग और मेडिकेशन कैन हेल्प ट्रीटिंग द इनफर्टिलिटी। उनको काउंसलिंग देंगे और अगर हमको दवाओं की ज़रूरत है तो उनको मेडिसिन भी देंगे ताकि जो उनकी इनफर्टिलिटी है उसको सही किया जा सके। नेक्स्ट है रिमूविंग अ वेरिकोस वेन प्रेजेंट इन द स्क्रोटम बाय सर्जरी कैन हेल्प इन वेरिकोसिली ट्रीटमेंट। देखिए अगर उनको वेरिकोसिली है प्रॉब्लम है तो जो वेरिकोस वेन है उसका हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन है तो जो वेरिकोस वेन है डायरेक्ट हम उसी का रिमूवल कर देंगे। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है इजिली वो सीमेन में जाए, मतलब जो सीमेन है उसमें हेल्दी अमाउंट में स्पर्म हो और अच्छे से जो वुमेन है वहाँ पर अच्छे से स्पर्म इनफ मात्रा में पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डायरेक्टली एक्सट्रैक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड इंजेक्टिंग इनटू एन एग हेल्प इन ट्रीटिंग द ब्लॉकेज ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, मतलब सपोजेट कोई पेनिस है, पेनिस में जो इजैकुलेटरी डक्ट होगी वहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो जो सीमेन है नॉर्मली आप समझिए जो स्पर्म है वो यहाँ से पास आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो जो स्पर्म है उसको हम आर्टिफिशियली मतलब बाहर से इंजेक्शन के थ्रू एक जो स्पर्म है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसको डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्पर्म को और जा कर के जो फीमेल है उसके वजाइना में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो फीमेल है उसको कंसीव करवा सकते हो। तो ये भी एक मेथड होता है। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर फीमेल। देखिए मेल का हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम फीमेल का देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लोमिफेन। ठीक है, इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ FSH एंड LH so the ovulation is occur normally which is irregular by the absence of FSH and LH। इसमें फ्रेंड समझिए जो फीमेल में ओवुलेशन होता है, ठीक है, वो जो मंथली उसको पीरियड्स आते हैं, जो नॉर्मली ओवुलेशन होता है वो FSH हार्मोन और LH हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में होता है। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो जब FSH आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो जो यहाँ पे ओवरी में फॉलिकल्स पड़े होते हैं इनको मेच्योर करता है। ठीक है, मेच्योर करके फिर ये रप्चर होते हैं जिनसे जो सेकेंडरी oocyte है वो निकल के हमारा फैलोपियन ट्यूब में जाता है, बाकी आगे का प्रोसेस होता है। तो क्लोमिफेन में क्या होता है, ठीक है, ये एक आप हार्मोन कह सकते हैं, ड्रग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है हम इसको फीमेल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उनको देते हैं दवा। ये जा करके जो क्लोमिफेन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है या उसको बताता है कि आप FSH और LH को रिलीज़ करिए। जब ये FSH और LH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होंगे तो अपने आप ये जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तब होता है जब फीमेल में FSH और LH की मात्रा कम होती है। ठीक है, जब मात्रा कम होगी तभी हम बाहर से कुछ ऐसा हार्मोन इंजेक्ट करेंगे ताकि वो जा करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। ठीक है, तो ये क्लोमिफेन में है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटफॉर्मिन। इसमें क्या होता है, दिस ड्रग कैन बी हेल्पफुल इन केस ऑफ क्लोमिफेन इज इनइफेक्टिव। अब क्या होता है, ये जो क्लोमिफेन ड्रग हमने उसको दी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, अगर ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, अगर मतलब कि ये जा करके FSH और LH का नहीं एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन करवा पा रही है तब हम मेटफॉर्मिन ड्रग देते हैं। ठीक है, जब क्लोमिफेन इनइफेक्टिव हो जाता है, ये कारगर साबित नहीं होता है, तब हम मेटफॉर्मिन इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब डायरेक्ट हम फॉलिकल स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ही दे देते हैं, जैसे गोनाल F हो गया, ब्रेवेले हो गए, ये सारे ड्रग के नाम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, इसमें आ जाते हैं जैसे ओविड्रिल हो गया, प्रेग्निल हो गया, ये सारे। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड इन कॉम्बिनेशन विद क्लोमिफेन, HMG एंड FSH टू स्टिमुलेट द फॉलिकल टू ओवुलेट। इसमें क्या होता है कि ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन में जो ओविड्रिल होता है, ओविड्रिल
प्लस क्लोमिफिन, ये साथ में दिए जाते हैं ताकि ओवुलेशन का प्रोसेस ईजिली स्टार्ट हो सके। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आप ऐसे समझिए जो ओविड्रिल हो गया, प्रेग्निल के साथ में क्लोमिफिन दिया जाएगा ताकि जो FSH है वो ईजिली रिलीज हो सके और जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट आ जाता है ब्रोमोक्रिप्टाइन। ठीक है, इसमें जो ड्रग दी जाती है वो है पार्लोडेल। ठीक है, पार्लोडेल, हाँ, इसमें है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन। ये किस में एडमिनिस्टर करी जाती है? जो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं, जो नॉन लैक्टेटिंग होती हैं, हु आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर ओवुलेशन साइकिल एंड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। जो किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, उनको जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो टाइमली नहीं आ रहा है। कभी कभी हो जाता है 2 मंथ्स डिले हो जाता है, 3 मंथ डिले हो जाता है, टाइमली नहीं आता है, तो ये उनको एडमिनिस्टर करी जाती है। और या तो जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सपोजेड एक उनका बेबी हो गया लेकिन दूसरा वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनको हम पार्लोडेल देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के नाम से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम पढ़ते हैं मेल के लिए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल। इसमें क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट में ICSI बोलते हैं। इन दिस प्रोसीजर fertilization can be achieved by injecting a single sperm into an egg. It increase the possibility of fertilization in men. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल होता है उससे केवल हम एक हेल्दी स्पर्म निकालते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक मेल है, हॉस्पिटल में आया, उससे पहले हमने उनका सीमेन कलेक्ट किया। ठीक है, सीमेन में हमने देखा ढेर सारे स्पर्म होंगे, स्पर्म में जो एक हेल्दी स्पर्म होगा, ठीक है, जो एक्टिव होगा, जो मोटाइल होगा, उस एक हेल्दी स्पर्म को हम लेंगे और उसको फीमेल में इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो ईजिली ओवुलेट कर सके, मतलब ओवुलेट नहीं, उसको फर्टिलाइज्ड कर सके और जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो सके। उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक और वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन टू अचीव इजैकुलेशन। अब फ्रेंड्स ये क्या है? फ्रेंड्स आप हेडिंग पर मत जाइएगा, केवल कॉन्सेप्ट समझिए। मैं बहुत साधारण भाषा में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें क्या होता है? दिस टेक्निक यूजेज इलेक्ट्रिक और वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन टू अचीव इजैकुलेशन इन मेन who have lost the ability to ejaculate normally due to spinal cord injury। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई मेल है उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वो जो नॉर्मली वो इजैकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इजैकुलेट करने के लिए भी मेल के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। जब उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तो वो उतनी नहीं एनर्जी लगा पाएंगे ताकि इजैकुलेशन प्रॉपरली हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं या तो नॉर्मली वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन करते हैं। जो मेल है उसमें वाइब्रेटरी स्टिमुलेट करेंगे ताकि जो इजैकुलेशन है वो स्पीड में हो। जब इजैकुलेशन स्पीड में होगा तो उसके अंदर जो हेल्दी स्पर्म है वो भी इनफ मात्रा में होंगे और नॉर्मली जो फीमेल है उसको प्रेग्नेंट कर देंगे। इस टेक्निक में बस यही है, हम आर्टिफिशियली उसको वाइब्रेटर देते हैं, मतलब वाइब्रेट करवाते हैं ताकि वो सीमेन का प्रोडक्शन कर सके। बस ख़त्म। नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें क्या है? इन दिस टेक्निक द स्पर्म इज विदड्रॉ फ्रॉम द वैस डिफरेंस टेस्टिकल। इसमें क्या होता है? जो मेल है उसमें हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, एक टाइप का इंसीजन करते हैं और डायरेक्ट हम टेस्टिस के अंदर जाते हैं। टेस्टिस से ही सीमेन जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन होता है। तो हम सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू डायरेक्ट टेस्टिस से जो वो स्पर्म है उसको इजैकुलेट कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और नॉर्मली फीमेल को दे देते, मतलब फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो वो फीमेल है वो कंसीव कर लेती है। तो ये सारे मेथड है स्पर्म के अबनॉर्मलिटी की वजह से तो नहीं हो पा रहे थे ना, तो ये मेल के अंदर इतने सारे हम टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। अब आ जाता है सर्जिकल प्रोसीजर फॉर फीमेल। अब हमने मेल का पढ़ लिया, मेल में हम क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन IUI। इसमें क्या देख लेते हैं? इन दिस टेक्निक स्पर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वुमेन्स यूट्रस टू असिस्ट इन फर्टिलाइजेशन।
IUI is performed if the male has a low sperm count, decreased sperm motility, severe erectile dysfunction. ये फ्रेंड्स तब किया जाता है जब मेल को लो स्पर्म काउंट हो, मतलब जो मेल है उसके अंदर ज़्यादा स्पर्म की मात्रा नहीं है, डिक्रीज्ड स्पर्म मोटेलिटी, जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, अच्छे से मोटाइल नहीं कर पा रहे, मतलब मूव नहीं कर पा रहे स्पीड में, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या तो जो इजैकुलेट करने में उसको कोई भी डिसफंक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तब हम क्या करते हैं, जो स्पर्म है उनको निकालते हैं और फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं या तो इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं, जिससे जो वुमेन है वो कंसीव कर लेती है, ठीक है। और हम जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ईजिली वो जो स्पर्म होता है वो ईजिली पहुंच जाता है ओवर तक और उसको फर्टिलाइज कर देता है। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में IVF भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स fertilizing egg and sperm outside of the body and then transferring the resulting embryo in the uterus. इसमें क्या होता है, जो मेल का स्पर्म है वो हम लेते हैं, फीमेल का जो ओवा है, ठीक है, एग है, उसको हम लेते हैं और आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि हम लैब में उसको मिलवाते हैं, ठीक है, उसको मिलाते हैं ताकि वो फर्टिलाइज्ड हो सके, और जब वो एक एम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट जो फीमेल है उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। समझ में आ गया, मतलब आउटसाइड द बॉडी जब हम स्पर्म और एग को मिलाते हैं और आर्टिफिशियली हम जा कर के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, उसको बोलते हैं IVF टेक्निक। ये आपने बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पर्म और एग डोनेशन। इसमें क्या होता है, in this procedure a donor gives sperm or egg which are used for performing IVF. ये फ्रेंड्स तब होता है जब सपोज दैट मेल फीमेल में कोई एक होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब कि वो एग या स्पर्म का प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो अगर मेल है वो इनफर्टाइल है, मतलब वो अगर स्पर्म का प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो जो फीमेल है उसका एग लेंगे, ठीक है, और अनादर कोई एक डोनर होगा उसका स्पर्म लेंगे, उसका स्पर्म ले करके दोनों को मिलाएंगे IVF टेक्निक के थ्रू ही, और फिर फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन एक डोनर हम दूसरा ढूंढते हैं, वो जा करके उसको डोनर, अगर वो फीमेल मतलब फीमेल को एबनॉर्मेलिटी है तो फीमेल डोनर ढूंढेंगे, मेल को एबनॉर्मेलिटी है तो मेल डोनर ढूंढेंगे, उनसे स्पर्म ले करके मिला करके उनको इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है स्पर्म और एग डोनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब स्पर्म परफ्यूजन। अब ये क्या होता है, इन दिस टेक्निक क्लोज टू द टाइम ऑफ ओवुलेशन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉश्ड एंड प्रोसेस्ड स्पर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। इसमें क्या होता है, जब ओवुलेशन का टाइम होता है, हम पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं कि फीमेल में ओवुलेशन का टाइम कब है। उसमें जब ओवुलेशन का टाइम होता है उस समय जो मेल है उससे हम उसका जो सीमेन है वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो स्पर्म होता है, जो एक हेल्दी स्पर्म होता है, ठीक है, उस हेल्दी स्पर्म को लेते हैं और ये ओवुलेशन के टाइम डायरेक्ट हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो फीमेल है वो मतलब एट दैट ओवुलेशन के टाइम पे कोई भी स्पर्म आएगा तो डायरेक्ट वो ओवुलेट कर जाए, मतलब कि फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इसमें बस यही करते हैं, ओवुलेशन के टाइम पर एक हेल्दी स्पर्म लेते हैं जो वॉश्ड हो, हेल्दी हो, और फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब स्पर्म परफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या है, इन दिस टेक्निक एग्स एंड स्पर्म आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब टू लेट नेचुरल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अभी क्या हो रहा था कि हम IVF में बाहर फर्टिलाइज्ड, मतलब कि उनको मिला रहे थे, फर्टिलाइज्ड करवा रहे थे, इसमें हम नेचुरली फर्टिलाइज्ड करवाते हैं, मतलब कि जो इस टेक्निक में जो एग होता है और जो स्पर्म होता है उसको हम फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और नेचुरली उसको फर्टिलाइज्ड करवाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन transfer. In this technique, eggs and sperm are introduced in the fallopian tube to let natural fertilization take place, ताकि naturally fertilized हो सके। पढ़ते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, GIFT शॉर्ट में बोलते हैं। In this technique, within 24 hours of fertilization, the fertilized egg are transferred to
फेलोपियन ट्यूब, इसमें बस वही होता है कि बाहर फर्टिलाइज्ड करवा देते हैं और 24 घंटे तक उसको बाहर रखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बस यही कि जाइगोट बना करके फेलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है सैरोगेट एंड गेस्टेशनल कैरियर्स। इसका क्या मतलब है? अ वुमेन हु इज इम्प्रेग्नेंट with sperm from the male partner of the couple is a surrogate and the newborn will be biologically related to both of them। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, ठीक है, तो जो फीमेल है वो इम्प्रेग्नेंट है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है, ठीक है, तो एक अलग से एक मतलब मदर ढूंढी जाती है, एक लड़की ढूंढी जाती है जो इनके लिए सैरोगेट मदर का काम करेगी। तो जो इनका स्पर्म है, जो मेल का स्पर्म है, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड कराया जाएगा और अच्छे से वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, बेबी भी वो इनको दे देगी। इसका बस कुछ नहीं काम होगा, बस ये अपने पेट में उस बेबी को रखेगी, मतलब कि वो बेबी को ग्रो होने तक वो अपने पेट में रखती है। बायोलॉजिकली मदर फादर यही होते हैं, उसको बोलते हैं सैरोगेट एंड गेस्टेशनल कैरियर्स। सैरोगेट एंड गेस्टेशनल में बस यही होता है। एंड फ्रेंड्स, आपने एक मूवी का नाम भी सुना होगा, मिमी, ठीक है, जो जिसमें कृति सेनन है, वो यही सैरोगेसी पर ही मूवी बनी है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट है गेस्टेशनल सैरोगेसी। इसमें क्या होता है? इन दिस टेक्निक the embryo is transferred to the uterus of the surrogate who will carry pregnancy on behalf of the infertile couple। इसमें क्या होता है, अभी डायरेक्ट वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसमें है वो पहले उसका एम्ब्रायो बनाया जाएगा, मतलब बाहर फर्टिलाइज्ड किया जाएगा, उसका जब एम्ब्रायो बन जाएगा, एम्ब्रायो बनने के बाद फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जो सैरोगेट मदर है उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल सैरोगेसी। इसमें आगे पढ़ते हैं, गेस्टेशनल सैरोगेसी इज हेल्पफुल फॉर वुमेन who want to have their genetic offspring but have a non-functional hysterectomy uterus। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ। सैरोगेट, इसके ऊपर वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, इनके पास, मेल के पास स्पर्म है, फीमेल के पास एग है, लेकिन फीमेल के पास एग तो है, लेकिन इसके पास प्रॉपर यूट्रस नहीं है। एग होने से तो कुछ नहीं होगा, यूट्रस में ही तो 9 महीने बच्चा रहता है। अब इसके पास 9 महीने तक बच्चा रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो बच्चा रखेगी कहाँ? तो क्या होता है, ये जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक, वहाँ पर ये जो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग लेकर के इसको फर्टिलाइज्ड करवाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मतलब एम्ब्रायो बनता है। उसके बाद जो एक अदर फीमेल होती है, ठीक है, सैरोगेट मदर, ठीक है, मतलब सैरोगेट फीमेल, वो इस एम्ब्रायो, बने हुए एम्ब्रायो को अपने पेट में रखती है। इसमें इसका कुछ रोल नहीं होता, ना ही इसमें इसके एग का यूज़ होता है, ना कुछ, एग वो मदर फादर दे रहे हैं, ठीक है, बस इनके पास क्या है, यूट्रस नहीं है, इनके पास घर नहीं है, तो इसके घर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल सैरोगेसी, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसने बस अपने पेट में रखा है, तो जब बेबी में लक्षण आएंगे वो इन्हीं के आएंगे, ठीक है, क्योंकि एग इसका, स्पर्म इसका, इन्हीं के लक्षण आएंगे, तो इसमें इसका कुछ रोल नहीं होता है, बस ये पेट में रखती है, इसको बोलते हैं गेस्टेशनल सैरोगेसी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझा, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, और मेल और फीमेल दोनों को समझा। फ्रेंड्स, जो आर्टिफिशियल टेक्निक थी वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनको इसीलिए मैंने डिटेल में समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो फ्रेंड्स मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि बुक आप पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारे टफ लैंग्वेज में होता है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये नोट्स आप बनाइए, पढ़िए। अगर अभी भी कुछ हेडिंग है नहीं समझ में आती तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो कमेंट करें, मैं पर्टिकुलर उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।